नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजा यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद एक नया नवाचार शुरू किया है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी राजस्थानी नहीं देश की यूनिवर्सिटी से बीए करने वाले उस स्टूडेंट तक राजनीति विज्ञान के पोर्शन पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। साथ ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा कोई, चाहे वो पीएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव ग्रेड सेकंड और थर्ड की जितनी भी वैकेंसी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो सबके सिलेबस में इंक्लूड रहता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले शुरू करेंगे आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा एक सिलेबस है, हेवी और लेंथी सिलेबस है, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास, या हम यूं कह सकते हैं भारत में संवैधानिक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। सबसे पहले तो समझना इस बात को जरूरी है कि भारत में संवैधानिक विकास की जरूरत कब और कैसे महसूस की गई। तो इसके लिए एक लंबी संघर्ष की लड़ाई है और उसे हमें समझना होगा पृष्ठभूमि के रूप में। एक्चुअल में हम शुरुआत वहां से करेंगे जब भारत में एक कंपनी आती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 217 लोगों की, पूंजीपतियों की एक ऐसी कंपनी थी जिसको इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट की अनुमति से भारत में व्यापार करने की अनुमति मुगल शासकों के द्वारा प्रदान की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था। व्यापार करने के लिए कोई भी कंपनी, किसी भी देश की कंपनी किसी भी दूसरे देश में जा सकती है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार का जो सबसे प्रमुख केंद्र बनाया, वो बनाया बंगाल को। सेकंड, उन्होंने बनाया मद्रास को। थर्ड, उन्होंने बनाया बंबई, जिसे वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। व्यापार के साथ साथ, क्योंकि उस समय भारत में मुगलों का शासन था, इसलिए उन्होंने मुगलों से लड़ झगड़ कर, संघर्ष करके, युद्ध करके बाद में राजनीतिक, सैन्य, राजस्व इन मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए इस कंपनी के अधिकारियों ने अपनी एक सेना तैयार की और मुगलों से इनिशियल स्टेज में 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध था कंपनी का मुगलों से, वो था प्लासी का युद्ध 1757। सेकेंड युद्ध था बक्सर का युद्ध 1764। और सबसे खास बात है कि दोनों ही युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है और मुगल इसमें हारते हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के साथ साथ राजनीति हो, राजस्व हो, सैन्य हो, सांस्कृतिक हो, इन सभी क्षेत्रों में हम कह सकते हैं व्यापार के साथ साथ हस्तक्षेप बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में भारतीयों का कंपनी का विरोध करना लाजमी था, स्वाभाविक था। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए तथा संपूर्ण ईस्ट इंडिया के शासन को विनियमित करने के लिए बहुत से कानून बनाए। और वो जो कानून बने, वो जो एक्ट बने, वो आगे जाकर हमारे संविधान की नींव बनते हैं। यानी ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए
अपनी कंपनी को विनियमित करने के लिए जो एक्ट बनाए, वही एक्ट भारत के संविधान की नींव है। तो आइए चले हम ये जो एक्ट हैं इनको देखते हैं कि कौन से एक्ट थे, किस प्रकार के एक्ट थे, और उनका हम चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ये जो भी एक्ट थे उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्योंकि शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी एक्ट आए एक तरफ उनको देखेंगे, और उसके बाद तो कंपनी को समाप्ति कर दिया और यहाँ पर डायरेक्ट शासन हो गया था ब्रिटिश, जिसको ताज कहते हैं, या सम्राट के अंतर्गत या अधीन आए हुए एक्ट। इसको दो चरणों में हम पढ़ने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम अगर कुछ एक्ट की बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सेकंड आता है इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। थर्ड इसमें आते हैं चार्टर एक्ट, जिसमें सबसे पहले 1793 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आता है, क्योंकि ये चार्टर एक्ट हर 20-20 साल बाद आए हैं, जैसे कंपनी के कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया। तो अगला चार्टर एक्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट, और छठा आता है 1853 का चार्टर एक्ट। ये जितने भी एक्ट भारत में आए हैं उस समय भारत पर कब्जा या नियंत्रण था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग ये भारत में एक्ट आए थे। लेकिन चूंकि 1853 का वो समय है जब कंपनी का शोषण भारत में चरम पर था, और उस स्थिति में भारतीयों का जो जनाक्रोश था, और जनाक्रोश का परिणाम ये था कि 1857 को बहुत बड़ी क्रांति हुई, और क्रांति के बाद पहली बार अंग्रेजों को लगा कि अगर ये शोषण ऐसे बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं जब कंपनी को यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश सम्राट ने, ब्रिटिश साम्राज्ञी ने पूरे के पूरे भारत पर नियंत्रण डायरेक्टली अपने हाथों में ले लिया। तो अब ब्रिटिश ताज या सम्राट के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए हैं जिससे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव कह सकते हैं, तो उनमें हम बात करें तो सबसे पहला एक्ट आता है, क्योंकि क्रांति 1857 में होती है, तो पहला एक्ट आता है 1858 को। तो 1858 का बोलते हैं उसको भारत शासन अधिनियम। सेकंड 1861 का भारत परिषद अधिनियम। थर्ड आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। फोर्थ आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मेंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 5 आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद अगला है 1935 का भारत शासन अधिनियम, और लास्ट जो आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस प्रकार हम वर्तमान हमारा जो संविधान है उसके नींव में दबे हुए मुख्य 7 और 6 13 एक्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 4 चार्टर एक्ट 93, 13, 33 और 53।
उसके बाद ब्रिटिश ताज के अंतर्गत 58, 61, उसके बाद आपका 92, 9, 19 और 35, 47 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं 1 बाय 1 इन एक्ट के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट है वो पहले एक्ट को हम बोल सकते हैं जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट में क्या था, क्या इसके प्रोविजन थे, क्या इसके प्रावधान थे, क्यों इसको लागू किया गया, इसकी डिटेल से हम बात करते हैं। सबसे पहले जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया उस समय ब्रिटेन के, हम कह सकते हैं इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री और एक वहां के राजा, प्रधानमंत्री जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, राजा जिनका नाम था चार्ल्स थर्ड, लॉर्ड नॉर्थ ने एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया, गोपनीय कमेटी का गठन किया। उस गोपनीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट से एक कानून पारित करवाया जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए पहला जो एक्ट बनाया गया उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। हम कह सकते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य था कंपनी के शासन को विनियमित करना, या हम कह सकते हैं कंपनी के शासन को नियंत्रण में करना, ये इस एक्ट का उद्देश्य था। उस समय कंपनी का जो शासन हुआ करता था वो प्रमुख रूप से 3 प्रोविजन में था। एक बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बंबई। तीनों प्रांतों में, तीनों प्रोविजंस में जो कंपनी की तरफ से जो अधिकारी बैठता था वो होता था गवर्नर। तीनों की तरफ से, तीनों में अलग अलग कौन होते थे, गवर्नर होते थे। पहली बार इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर था उसको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के बना दिया अधीन, यानी बंगाल के गवर्नर को तो बना दिया गवर्नर जनरल, और मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग कर दिया। ऐसा लगा कि ये जो एक्ट है भारत में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब हुआ पहली बार भारत में हम कह सकते हैं केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हो रही है। भारत के इतिहास में सबसे पहले गवर्नर जनरल का पद आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद, और उस एक्ट में जो गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया वो गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इस तरीके से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट की 2-3 प्रमुख बातें देखी। सबसे पहले प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने सीक्रेट कमेटी के आधार पर इसको लागू करवाया। सेकंड, कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बंगाल और मद्रास बंबई प्रोविजंस के जो गवर्नर हैं उनको एकीकृत करके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी हम कह सकते हैं केंद्रीकृत शासन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, इस एक्ट में और क्या था, ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत के इतिहास का ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पारित होने वाला पहला एक्ट था।
भारत के इतिहास का, कंपनी के इतिहास का ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्वारा पारित होने वाला कौन सा एक्ट था? पहला एक्ट था। इस एक्ट के आधार पर सबसे पहले कलकत्ता में 26 जुलाई 1774 को, कलकत्ता का एक शहर है, एक जगह है, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। इस सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस होते थे और 3 इसमें अन्य जज होते थे, टोटल 4। इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, पहले जो चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था लॉर्ड एलिजा एम्पे, लॉर्ड एलिजा एम्पे। लॉर्ड एलिजा एम्पे was the first चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि भारत की राजनीति का, भारत के व्यापार का जो केंद्र था वो बंगाल था, इसलिए स्वाभाविक है संघर्ष भी वहीं होगा, झगड़े भी वहीं होंगे, और इसलिए कोर्ट की जरूरत भी सबसे पहले वहीं पड़ेगी। तो पहला जो कोर्ट बनाया गया वो बनाया गया कलकत्ता में। इस एक्ट के द्वारा, जैसा कि हमने अभी देखा, बंगाल में जो गवर्नर था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाएगी, परिषद बनाएगी, और उस परिषद में उसकी सहायता के लिए कुछ सदस्य बनाएंगे, और उनकी सदस्यों की संख्या थी 4। इस एक्ट में और क्या प्रावधान था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक कार्यों को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाएगी, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक जो कार्य और किया गया इस एक्ट के द्वारा, जो कि कंपनी के जो अधिकारी थे, जो बाबू लोग थे, वो भारत में रिश्वत प्रथा को उन्होंने एक तरीके से प्रोत्साहन दिया, जन्म दिया। कंपनी में काम करने वाला एक बाबू इंग्लैंड के एक आईसीएस ऑफिसर से ज्यादा पूंजी उसके पास जमा होने लगी, क्योंकि उन्होंने रिश्वत को बढ़ावा दिया। तो इसमें साफ तौर पर मना कर दिया गया कि ये कंपनी, किसी भी कंपनी के द्वारा रिश्वत लेने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, बाबू है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए रिश्वत लेने पर इस एक्ट में पूर्ण रूप से क्या कर दी गई? मनाही कर दी गई। तो इस तरीके से मुख्य जो बातें निकल के आई कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, तो हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पारित होने वाला पहला एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट करना था, उसको नियंत्रित करना था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को पदनाम बदलकर उसका गवर्नर जनरल कर दिया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, इसके द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया 26 जुलाई 1776 को, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 उसमें अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। सेंट्रलाइज्ड शासन व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या थी उसकी सहायता के लिए 4। तो ये जो एक्ट था भारत के संवैधानिक विकास के नींव के रूप में हम कह सकते हैं पहला एक्ट था। सेकंड, हम बात करते हैं दूसरा जो एक्ट, वो अभी हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट। तो दूसरा जो एक्ट भारत में आया कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए, वो था पिट्स इंडिया एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट बोल सकते हैं।
पिट्स उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पिट्स द यंगर, इसलिए अपने नाम के आधार पर उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट बनाया और ये एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पारित हुआ 1784। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में एक संस्था बनी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ व्यापारिक कार्यों के साथ साथ जो कि कंपनी अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा रही है, विस्तार कर रही है, तो अन्य क्षेत्रों में उस पर कमांड करने के लिए एक संस्था बनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उद्देश्य था व्यापारिक क्षेत्रों पर कंट्रोल करना, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का उद्देश्य था व्यापार के अलावा राजनीतिक, राजस्व और मुख्य रूप से सैन्य क्षेत्रों में, सैन्य मामलों में कंट्रोल करने के लिए जो संस्था बनाएगी उसको कहते हैं BOC। यानी हम कह सकते हैं यहां पर पहली बार भारत में डायरकी गवर्नेंस की शुरुआत होती है। यानी कौन सी शासन की शुरुआत होती है? दोहरे शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा होती है। पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि कंपनी ने जिन क्षेत्रों को एक्वायर किया है, अर्जित किया है, वो सारे के सारे कंपनी के होंगे, इन फ्यूचर वो ब्रिटिश सरकार के होंगे। तो उनको पहली बार, यानी हम कह सकते हैं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अधीन किए गए क्षेत्रों को कहा गया क्या? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश एक्वायर्ड रीजन उसे कहा गया। कौन से एक्ट में? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो इसमें कोई ज्यादा खास था नहीं पिट्स इंडिया एक्ट में। तो आज की क्लास में हमने भारत के संवैधानिक विकास के चरण और विकास की यात्रा में दो महत्वपूर्ण एक्ट देखे। सबसे पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो हिंदुस्तान के और कंपनी के इतिहास का सबसे पहला एक्ट था। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।